नमस्कार। मैं जन्मता श्री ओम गौतम। एक चीज अक्सर देखने को आती है कि जब अगर सरकार मजबूत हो तो बहुत सारे अच्छे काम होते हैं, और सरकार ही अगर बेईमानी पर उतर आए तो कोर्ट के आदेश के बावजूद अच्छे काम नहीं हो पाते हैं। इसके दो उदाहरण मैं आपको देने वाला हूं। पहला उदाहरण है बरेली का। बरेली में दो बारात घरों को बुलडोजर ने, यानी कि बीडीए जो बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसने गिरा दिया। इसको लेकर तमाम अखबारों में, टीवी चैनलों पर एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की गई कि वो महिलाएं रो रही हैं, वो कहाँ जाएंगी, वो बेघर हो गई हैं। लेकिन जिन महिलाओं की बात की जा रही है उनके परिवारों को इन अवैध रूप से बने हुए बारात घरों से सालाना लाखों करोड़ों रुपए की कमाई होती थी। क्योंकि आजकल एक बारात के लिए जो किराया होता है ऐसे बारात घरों का, वो लाखों में होता है। और आप मानकर चलिए कि अगर पूरे साल में 20-30 शादियां हो गई तो 1 करोड़ आराम से बन जाता है। उस विक्टिम कार्ड का भी कोई असर नहीं हुआ और वो बड़े आसानी से पुलिस के बंदोबस्त के बाद ये दोनों के दोनों बारात घर हटा दिए गए। दूसरा जो उदाहरण है वो है हल्द्वानी का। हल्द्वानी के केस में भी लगभग इसी तरीके की समानताएं हैं। वहां भी जो याचिका डाली गई थी वो बहुत कई सालों पहले डाली गई थी। उसमें 2017 में पहले हाईकोर्ट का आदेश आया, फिर 2022 में भी हाईकोर्ट ने कह दिया कि हाँ, ये जो बस्तियां बसी हुई हैं जिसमें 4365 अवैध घर बने हुए हैं रेलवे की जमीन पर, उनको हटाए जाने की जरूरत है। सरकार ने उसकी तैयारी कर ली, लेकिन उसी बात को लेकर उस हल्द्वानी का जो बनभूल पार्क करके जो एरिया है उसमें दंगे हुए और उसके बाद मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, अभी मंगलवार को सुनवाई होनी थी आखिरी उसकी, लेकिन अब वो टल गई है आगे के लिए और अगले हफ्ते उसकी सुनवाई होगी। लेकिन उसी दौरान जिस तरीके से वहां माहौल बनने लगा था और उस माहौल को गरमाने की कोशिश की जा रही थी, पूरी की पूरी कोशिश की सरकार ने, और वहां बड़े अच्छे तरीके से कई सारे लोगों को डिटेन भी किया गया। लौटते हैं बरेली वाले मामले की तरफ। बरेली वाले मामले में भी ये जो आदेश था वो 10 साल पहले आ चुका था कोर्ट का कि इन दोनों ही बारात घरों को गिरा दिया जाए। और उन 10 सालों में आप सोचकर चलिए, 10-11 सालों में मायावती की सरकार भी थी और अखिलेश यादव की भी सरकार थी। यानी कोर्ट के भी किसी न्यायपूर्ण फैसले को लागू कराने में जब तुष्टिकरण वाली सरकारें बैठी होती है तो वो किस तरीके से पीछे हट जाती हैं, ये इस बरेली के मामले से आसानी से समझा जा सकता है। क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उन एक वर्ग विशेष उनको वोट देना छोड़ देगा। दूसरी बात ये है कि जो दोनों बारात घर थे इनका इनडायरेक्ट संबंध था उस समय उत्तर प्रदेश के एक साइड सीएम, यानी कि वो एक तरीके से छाया सीएम के तौर पर काम करते थे, आजम खान। आजम खान से इन दोनों बारात घरों के जो मालिक थे उनका बहुत ज्यादा दोस्ताना था। उनका कोई भी फंक्शन होता था आजम खान वहां पहुंच जाते थे। इसलिए ना तो अखिलेश यादव ने ना ही मायावती की सरकार ने उन बारात घरों को हाथ लगाने की कोशिश की, जबकि ये डिक्लेयर हो चुका था कि वो दोनों ही बारात घर अवैध रूप से चल रहे हैं और उनका ध्वस्तीकरण होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, तमाम अड़चनों के बाद इन्हें भी काफी समय लग गया इन बारात घरों को हटाने में, क्योंकि वो जिस तरीके के इलाकों में थे उन इलाकों में इतनी आसानी से आप बुलडोजर नहीं चलवा सकते हैं। इसको लेकर कई बार हाईकोर्ट से भी टिप्पणियां हुई और एक हाईकोर्ट ने जब ये कहा था कि क्या जो मुस्लिम इलाके हैं वो पाकिस्तान का हिस्सा है, हालांकि उन्होंने जो कहा था उसमें कुछ भी गलत नहीं था, क्योंकि पुलिस ने यह कहा था कि हम वहां घुस नहीं सकते, वो लोग हमें घुसने नहीं देते हैं। तब एक हाईकोर्ट के जज ने यह सवाल कर दिया था कि क्या ये पाकिस्तान का हिस्सा है, जो भारत की जो मशीनरी है, भारत की जो सरकारी संस्थाएं हैं, पुलिस है, ये वहां घुस नहीं सकती है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जेक्शन लिया था और ये कहा था कि हाईकोर्ट के जज ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं। शायद ये तो इसके पीछे वजह ये थी कि उस समय सुप्रीम कोर्ट में ज्यादातर जो कांग्रेस माइंडेड, कम्युनिस्ट माइंडेड जज बैठे रहते हैं, वो उस तरीके की सोच को अपने ऊपर हावी कर चुके थे। या वजह ये हो सकती है कि उन्हें वस्तु स्थिति से कोई लेना देना नहीं है, उसका कुछ पता नहीं है।
आज भी भारत के तमाम शहरों में ऐसे इलाके होते हैं जहां पर ये जो शांति प्रिय समुदाय जिसे कहा जाता है, अगर उसकी घनी बस्ती है तो वहां पुलिस के अधिकारी भी जाने में डरते हैं। हमें भी याद है, हम मथुरा के रहने वाले हैं। हमारे मथुरा में जबकि बहुत बड़ी आबादी है, जो बहुसंख्यक आबादी है, उसके बावजूद कुछ इलाके ऐसे थे, बचपन में हमें उन इलाकों से निकलने में डर लगता था। अलीगढ़ में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर आप इतनी आसानी से चुपचाप निकलने की कोशिश करते हैं कि अगर किसी से किसी बात पर झगड़ा भी हो गया, उसी की गलती हो, फिर भी ये लोग इकट्ठे होकर आपको मार पीट सकते हैं। ऐसे हर शहर में इलाके होते हैं और यही वजह है कि बरेली में ये जो बारात घर गिराए गए, इनको गिराने में इतना लंबा समय लगा, जबकि उत्तर प्रदेश में सरकार बहुत पहले बदल चुकी थी। बरेली के कई सारे ऐसे मौलाना हैं जो इस तरीके के भड़काऊ बयान देने का काम करते थे, इसीलिए शायद सरकार चुप बैठी थी। लेकिन अब सरकार ने निर्णय कर लिया कि कोई भी इलाका हो, कहीं भी अगर अवैध इस तरीके के जो निर्माण है, उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। वही स्थिति हल्द्वानी वाले केस के लिए भी होती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड सरकार भी पूरी तरीके से कमर कस के बैठी हुई है कि एक बार सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना अंतिम फैसला दे दे, उसके बाद उस इलाके में जो 4365 अवैध मकान बने हुए हैं, उनको ध्वस्त कर दिया जाएगा। हालांकि उस पर भी विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है। हवाला ये दिया जा रहा है कि इतने सारे लोगों को आप विस्थापित कैसे कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी जब इस मामले को रोका था, स्टे लगाया था, तब यही कहा था कि रेलवे इतने बड़े स्तर पर लोगों को घरों से बेघर कैसे कर सकती है। और ये कहना था भारत के पूर्व सीजेआई बी.आर. गवई का। लेकिन अब वो न तो जज रहे हैं न सीजेआई रहे हैं, वो एक साधारण नागरिक बन चुके हैं। और जैसा माहौल देश में है, उससे सुप्रीम कोर्ट भी पूरी तरीके से वाकिफ हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला अब आएगा, वो निश्चित ही अपने पुराने फैसले को तो बदल नहीं सकते, क्योंकि उसी बी.आर. गवई और जस्टिस विक्रमनाथ की बेंच ने एक गाइडलाइन बना दी थी कि सरकारी जमीनों पर अगर किसी ने कब्जा किया हुआ है तो एजेंसियां, सरकारी जो संस्थाएं हैं, वो उसे हटाने के लिए स्वतंत्र हैं। और ऐसा करने के लिए उन्हें केवल 48 घंटे का नोटिस देने की जरूरत है। अगर किसी ने अवैध निर्माण किया है, अपनी ही जमीन पर एक्स्ट्रा निर्माण किया है, उसके लिए 15 दिन के नोटिस की जरूरत होती है। लेकिन अगर रेलवे की जमीन है, अगर आर्मी की जमीन है, अगर नजूल की यानी कि जो कब्रिस्तान होता है, नदी की, नाले की, ऐसी कोई जमीन है, पहाड़ की जमीन है, जंगल की जमीन है, उसके लिए 15 दिन के नोटिस की जरूरत नहीं है। सरकार उस जमीन से कब्जों को हटाने के लिए स्वतंत्र है। अब चूंकि ये गाइडलाइन खुद सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, तो इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट इन अवैध रूप से बने हुए 4365 मकानों को रोक तो नहीं सकती ध्वस्त होने से। हाँ, उसमें वो कुछ न कुछ मानवीयता के नाम पर इन अवैध निर्माणकर्ताओं को राहत देने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। दूसरी तरफ अखबारों में कहानियां चलने लगी हैं कि इस जमीन पर 8 स्कूल हैं, 10 प्राइवेट स्कूल हैं, 12 मस्जिद हैं, 10 मदरसे, मतलब इस तरीके की बातें हो रही हैं। अब आप सोचिए कि जब 4,500-5 हजार मकान बने होंगे तो वहां ये सारी चीजें हो ही सकती हैं। लेकिन चूंकि ये जमीन रेलवे की है, और ये जमीन है क्या कि वहां रेलवे लाइन है, उसके बगल में एक नदी बहती है और उसके बीच का जो एरिया है उसमें ज्यादातर ये बस्ती बसी हुई है। रेलवे लाइन के इस तरफ भी इसी तरीके से इन्होंने कई कॉलोनियां बना ली हैं। और पिछली बार जब इसको हटाने की कोशिश की गई थी हाईकोर्ट के आदेश के बाद, तो वहां पर एक बहुत बड़ा दंगा हुआ था। लोगों ने पुलिस पर लाठी, डंडे और पत्थरों से हमले किए थे, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। लेकिन इस बार पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ तैयार थी राज्य सरकार, पर पता नहीं क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के टेंशन को बढ़ता हुआ देखकर सुनवाई को अगले हफ्ते के लिए आगे बढ़ा दिया है। और अगले हफ्ते में ये बड़ा फैसला आने वाला है, क्योंकि अंतिम सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला सुनाएगा। और जो भी फैसला आएगा उसमें पूरी उम्मीद ये है
कि आज के हालात और सुप्रीम कोर्ट की ही बनाई गई गाइडलाइंस को देखते हुए उन जगहों से भी ध्वस्तीकरण के द्वारा उन अतिक्रमणों को हटाया जाएगा और रेलवे की जमीन रेलवे को वापस मिल पाएगी। तो ये तभी संभव होता है कि जब मजबूत इरादों वाली सरकारें हों, और उत्तर प्रदेश की सरकार तो इस बात को बार बार प्रूव कर ही चुकी है। उत्तराखंड की जो सरकार है वो भी इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार का ही एक तरह से अनुगमन करती हुई नजर आ रही है, और उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हल्द्वानी की जो जमीन है ये भी निश्चित तौर पर खाली होगी और अतिक्रमणकारियों को उनके किए की सजा मिलेगी। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, अपनी राय दीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद,